एपिसोड 31 पीले मंकीज। मयंक बहुत एक्साइटेड हो गया। पार्च्ड लैंड्स में शिफ्ट होने का एक बड़ा रीजन ये भी था कि वहां उसे ऐसे टैलेंटेड मॉन्स्टर्स मिल सकते थे जिनसे वो कुछ नया कर सकता था। जब से उसे ये पता चला था कि वो मॉन्स्टर्स की टैलेंट को अवेकन कर सकता है, तब से उसके दिमाग में पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खुल गई थी। लोग मॉन्स्टर्स और बीस्ट्स को सिर्फ इंस्टिंक्ट से जीने वाले जीव समझते थे जिनमें कोई पोटेंशियल नहीं होता। लेकिन जब से मयंक की मुलाकात फज से हुई थी, उसने समझ लिया था कि मॉन्स्टर्स भी इंसानों जितने ही टैलेंटेड हो सकते हैं। इसलिए उसने इस अचानक हुए एनकाउंटर का स्वागत किया। उसने अपनी गाड़ी रोकी और तुरंत बाहर निकलकर चारों ओर नजर डाली। जहां तक उसकी नजर गई, उसे कोई भी जिंदा जीव नजर नहीं आया। चारों ओर सिर्फ सूखी, फटी हुई जमीन थी और दूर कहीं एक दो सूखे झाड़ियों के गुच्छे लुढ़कते दिख रहे थे। लेकिन मयंक को पता था कि उसकी स्किल कभी झूठ नहीं बोलती। जरूर कहीं न कहीं कोई जिंदा प्राणी था, पर आम आंखों से नहीं दिख रहा था। उसने अपनी सुप्रीम स्किल मैना गैदरिंग का इस्तेमाल किया ताकि वो मैना के प्रति अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ा सके, जिससे वो उन चीजों को भी महसूस कर सके जो आंखों से नहीं दिखती। अर्थ मैना सबसे ज्यादा मौजूद थी, फिर एयर और फायर की मात्रा थी। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जमीन में वाटर मैना ना के बराबर थी। बस ऊपर आसमान में थोड़े बादलों में ही थोड़ी सी मात्रा दिख रही थी। लेकिन जब उसने अपनी नजरें तेज की तो उसे मिट्टी और रेत के छोटे छोटे टीलों में लाइट मैना की झलक दिखी। वो मैना जो सिर्फ जिंदा जीवों से निकलती है। अजीब बात यह थी कि उन जीवों की लाइट माना धीरे धीरे फीकी हो रही थी, जैसे वो कहीं गायब होने वाली हो, और अगर वो खत्म हो जाती तो वो डार्क माना में बदल जाती, जो सिर्फ मरे हुए जीवों से निकलती है। उनके पास ज्यादा समय नहीं था। मयंक को तुरंत कुछ करना था। उसका शरीर अचानक चांदी जैसी रोशनी में चमकने लगा। एयर माना उसके पैरों में इकट्ठा हुई और उसे हवा में ऊपर उठा दिया, उसकी गाड़ी से भी तेज रफ्तार में। 3 स्टार स्पेल बर्स्ट फ्लाई के सहारे वो उन डाइंग क्रीचर्स तक सही समय पर पहुंच गया। जमीन पर उतरते ही उसने देखा कि कुछ जानवर जमीन पर एक साथ लेटे हुए थे। देखने में वो उसके पिछले जीवन के प्राइमेट्स जैसे लग रहे थे। उनकी सांसें धीरे धीरे रुक रही थीं और उनकी छाती मुश्किल से ऊपर नीचे हो रही थी। मयंक ने अपना हाथ उठाया और आसमान की तरफ देखा। इस समय उन्हें बचाने का एकमात्र तरीका था उनके शरीर में लाइट मैना डालना। आमतौर पर तो उसे लाइट माना पेड़ों, घास और प्रकृति में हर जगह मिल जाती, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए उसकी इकलौती उम्मीद थी सूरज। उसने आसमान में चमकते सूरज को घूरा और अपने हाथों से जैसे उसे थाम लिया हो। तभी सूरज से रोशनी की बूंदें उसके हाथों में उतरने लगीं। फिर उसने वो सारी लाइट मैना इन जानवरों के शरीर में भर दी और उनमें फिर से जीवन लौट आया। धीरे धीरे उनकी सांसें सामान्य होने लगी और उनके चेहरे से दर्द की झलक हटकर सुकून में बदल गई। वो फिलहाल ठीक थे, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन था। 3 स्टार स्पेल मेडिकल इंस्पेक्ट से मयंक को पता चला कि इन जानवरों को जिंदा रहने के लिए पानी और खाना चाहिए, तो उसने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया और अपने घर वापस ले आया। मयंक ने देखा कि वो जानवर अब धीरे धीरे होश में आ रहे थे। चैट AK2, ये क्रीचर्स कौन है? मयंक के पापा ने उसे पार्च्ड लैंड्स में पाए जाने वाले सभी नोन बीस्ट्स, मॉन्स्टर्स और डेमी ह्यूमंस की एक कंप्लीट बेस्टियरी दी थी। इसलिए चैट AK2 के लिए उन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं था। बेस्टियरी के अनुसार ये एक स्पीसीज है जिसे मैंकीज कहा जाता है। ये पार्च्ड लैंड्स की सबसे कमजोर प्रजाति है, शायद पूरी दुनिया में भी। इनके पास कोई खास विशेषता या शक्ति नहीं है जिससे ये हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। इनकी स्पीशीज आज तक सिर्फ इस वजह से जिंदा है क्योंकि ये आपस में यूनिटी बनाकर रहते हैं। मैंकीज स्पीसीज येलो मैंकीज, टाइप डेमी ह्यूमन, डिफिकल्टी एलिमेंट कोई नहीं। मयंक ने उन मैंकीज को गौर से देखा। उनके चेहरे थोड़े इंसानों जैसे थे, जैसे उसके पिछले जीवन में निएंडरथॉल्स हुआ करते थे। उनके पूरे शरीर पर पीले रंग की धूल भरी फर थी, यहां तक कि उनके चेहरे के कुछ हिस्सों पर भी उनकी पीठ पर एक पूंछ भी थी। इसी वजह से मयंक ने पहली बार में उन्हें प्राइमेट समझा था। मयंक शांत होकर बैठा रहा, येलो मैंकीज के होश में आने का इंतजार करता रहा। उसने थोड़ी देर पहले ही उन्हें खाना और पानी दे दिया था,
इसलिए अब वो होश में आने ही वाले थे। कुछ ही मिनटों बाद पांचों मैंकीज ने एक एक करके अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में हैरानी थी, जैसे वो अपने हालात को समझने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने अपने शरीर को छू छू कर देखा। उन्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो तेज धूप और गर्मी से कैसे बच गए। फिर उन्होंने अपने चारों तरफ देखा। ये नई और अजीब सी जगह उन्हें समझ नहीं आ रही थी, जब तक उनकी नजर मयंक पर नहीं पड़ी, जो उन्हें चुपचाप देख रहा था। ये जीव बेवकूफ नहीं थे। उन्हें अच्छे से समझ आ गया था कि उन्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन किसी दयालु इंसान ने उन्हें बचा लिया। पांचों येलो मैंकीज ने तुरंत मयंक को झुककर प्रणाम किया, अपना आभार और सम्मान प्रकट करते हुए। थैंक यू, वी बेग फॉर मर्सी, इंडेटेड वी आर ऑफ यू। ये डेमी ह्यूमंस थे, यानी ये इंसानों की भाषा बोल सकते थे, भले ही थोड़ी धीमी और 5 साल के बच्चे जैसी, लेकिन इससे मयंक के लिए उनसे बात करना काफी आसान हो गया। कोई बात नहीं, मयंक मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हें मरने के लिए धूप में छोड़ कैसे सकता था? वैसे तुम लोग रेगिस्तान के बीच में कर क्या रहे थे? पांचों मैंकीज फिर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और टूटी फूटी भाषा में अपने हालात समझाने लगे, जिनकी वजह से वो मरने के करीब पहुंच गए थे। मयंक को जितना समझ आया, उसके अनुसार उन्होंने अपने गांव से बाहर निकलकर रेगिस्तान की ओर सफर शुरू किया था, पानी और खाने की तलाश में। लेकिन सूरज की तेज धूप और उनके शरीर में पानी की कमी की वजह से उनका शरीर जवाब दे गया। थककर, भ्रमित होकर वो रेगिस्तान में भटकते रहे, जब तक कि हालत इतनी बिगड़ गई कि वो वहीं गिर पड़े। We thank benevolent being, but we must go. Yes, yes, we must find water for village. मयंक अपने किचन की ओर गया, सिंक के ऊपर बने लीवर को घुमाया और उसके हाथों में रखे लकड़ी के प्याले में साफ पानी भरने लगा। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो ले लो, उसने बहुत कैजुअली कहा। पांचों मैंकीज की आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उन्होंने कोई चमत्कार देख लिया हो। उस अजीब से लोहे के नल से बारिश जैसी जिंदगी देने वाली धारा बह रही थी। वाह, वाटर, वाटर, ओह, ओह, वाटर। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रेगिस्तान के कोने कोने में पानी की तलाश की थी, और अब यहां इतना पानी एक लोहे की चीज से बह रहा था, जैसे सपना देख रहे हों। प्लीज, benevolent being, we offer our lives for water. We will sacrifice our lives in exchange for water. मयंक ने उनका ये ड्रामेटिक्स हाथ के इशारे से टाल दिया। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पानी जितना चाहिए ले जाओ, फ्री में। और हाँ, मेरे पास कुछ फल और सूखा मांस भी है, वो भी ले लो। खाओगे? सभी मैंकीज ने मयंक की तरफ देखा। उनके चेहरों पर गहरी उलझन साफ दिख रही थी। उनके लिए पानी सोने से भी ज्यादा कीमती था। लोग रेगिस्तान में सिर्फ कुछ बूंदें पानी पाने के लिए अपनी जान तक दे देते थे, लेकिन अब मयंक उन्हें जितना चाहिए उतना पानी दे रहा था, वो भी बिल्कुल मुफ्त। कोई भी इंसान हैरान हो जाता अगर कोई उसे बिना किसी बदले के एक सोने की ईंट दे देता। हम अपनी जान देकर पानी चुकाएंगे। उन्हें लगा मयंक कोई ऐसा प्राणी है जिसके पास बस बहुत सारा जमा हुआ पानी है। शायद किसी बरसात को उसने स्टोर कर लिया होगा। मयंक मुस्कुराया। चिंता मत करो, मुझे जितना पानी चाहिए मैं खुद बना सकता हूं। ये कहते हुए मयंक ने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में पानी का एक गोला बन गया। ये देखकर येलो मैंकीज तुरंत जमीन पर और ज्यादा झुक गए। जादूगर, जादू है पानी लाने वाला। हम जादूगर के गुलाम बनेंगे पानी के बदले। मयंक को उनके लिए दुख हुआ। ये प्रजाति खाद्य श्रृंखला की सबसे निचली सीढ़ी पर थी। उन्हें लगता था कि वो मयंक को कुछ नहीं दे सकते सिवाय अपनी जान के। दूसरे मॉन्स्टर्स या डेमी ह्यूमन की तरह इनमें कोई जादुई ताकत नहीं थी। इसका मतलब था कि ये मना की ताकत को हार्नेस करने में पूरी तरह अक्षम थे। लेकिन मयंक को नहीं लगता था कि ये बेकार थे। आखिर एक ऐसी ही प्रजाति थी जिसके पास कोई मैजिक नहीं था, फिर भी सिर्फ अपनी बुद्धि और इनोवेशन से वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली प्रजाति बन गई थी उसके पिछले जीवन के इंसान। मयंक को पूरा यकीन था कि मैंकीज में भी वही संभावना छुपी है। जरूरत थी तो बस एक मौका देने की। दयालु देवता, हम आपकी सेवा में हैं। हाँ, हम सब कुछ करेंगे।
अगर उन्हें अपनी जान दांव पर लगानी पड़े, धूप में झुलसना पड़े, तो भी वो तैयार थे, बस इस एहसान का बदला चुकाने के लिए। और तभी उनमें से एक मैंकी मयंक के पास आया और उसके पैरों पर झुक गया। उसी पल मयंक के दिमाग में ChatGPT की आवाज गूंजी। Supreme skill gift best of all activated. Yellow Mankey. Potential talent. Class engineer extraordinaire. Potential skill. Blueprint manifestation. उपयोगकर्ता अपने दिमाग में मौजूद ब्लूप्रिंट को वास्तविक दुनिया में 3D प्रोजेक्शन के रूप में दिखा सकता है, जिससे मजदूर बिना किसी गलती के उसे सटीक तरीके से बना सकते हैं। मयंक का चेहरा खुशी से चमक उठा। ये वही मैंकी था जिसमें उसे गजब की प्रतिभा महसूस हुई थी। और सबसे अच्छी बात यह थी, ये प्रतिभा उसके भविष्य की योजनाओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। अगर तुम वाकई पानी के बदले कुछ करना चाहते हो तो एक काम है जिसमें मुझे मदद चाहिए। सभी मैंकीज ने उत्साह से मयंक की तरफ देखा। आखिरकार उन्हें भी कोई काम मिल रहा था। आखिरकार वो अपने गांव के परिवारों के लिए कुछ कर सकते थे। मैं चाहता हूं कि तुम जागो, मयंक मुस्कुराते हुए बोला। मैंकीज एक दूसरे को देखकर चौंक गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि वो मैंकीज थे, इंसान नहीं। उनके लिए अवेकनिंग जैसी कोई चीज संभव नहीं थी। माफ कीजिए, हम बेकार हैं, हम नहीं जाग सकते, हमारा कोई उद्देश्य नहीं। मयंक ने अपना सिर हिलाया। बस मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे अंदर की प्रतिभा को जगा सकता हूं और तुम्हें दिखा सकता हूं कि तुम कितनी बड़ी चीजें कर सकते हो। उसके शब्दों ने उन मैंकीज की आंखों में उम्मीद की चमक भर दी। पहली बार किसी ने उन्हें ऐसी नजरों से देखा जैसे वो सिर्फ भीख मांगने या जिंदा रहने के लिए नहीं बने, बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हों। सबसे पहले तुम्हारा नाम क्या है? मयंक ने पूछा। बीच वाला मैंकी सिर झुकाकर बोला, माफी, हमारा कोई नाम नहीं। ऐसे डेमी ह्यूमन जो इतने साधारण जीवन जीते थे, उनमें नाम की जरूरत ही नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नाम देता हूं, मयंक ने कहा और अपना हाथ उठाया। ChatGPT, इसका टैलेंट जगाओ। अंडरस्टूड? अवेकनिंग इट्स टैलेंट्स। मयंक के हाथ से एक सुनहरी रोशनी निकली, जो मैंकी के लिए ठंडी और तरोताजा करने वाली शक्ति जैसा अनुभव दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बारिश में भीग रहा हो, जहां पानी उसके अंदर और बाहर दोनों ओर से उसे पोषित कर रहा था। अचानक उसके पूरे शरीर से सफेद चमक निकलने लगी, इतनी तेज कि उसकी आकृति पूरी तरह रोशनी में छिप गई। कुछ ही सेकंड में वो प्रकाश धीमा पड़ गया। जो मैंकी पहले झुकी हुई कमर के साथ चलता था, जिसके हाथ जमीन तक पहुंचते थे, अब सीधा खड़ा था, और वो भी मयंक से भी लंबा। उसका शरीर अब भी फर से ढका था, लेकिन अब उस फर पर ज्यामितीय आकारों वाले पैटर्न उभर आए थे। पहले जो उसका रंग गंदा और धूल से सना हुआ था, वो अब चमकीले सूरज जैसे पीले रंग में बदल गया था, और उस पर सुनहरे रंग की धारियां थीं जो धूप में चमक रही थीं। उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा मानव जैसा लग रहा था, जैसे किसी ने उसे तराश कर सुंदर बना दिया हो। हालांकि चेहरे के किनारों पर मौजूद फर यह स्पष्ट कर रहा था कि वो अब भी एक अलग प्रजाति का है। इस मैंकी को क्या नाम देना चाहेंगे? ChatGPT ने पूछा। मयंक को अपने पिछले जीवन का एक आइकॉनिक पात्र याद आया, वुकोंग। कॉन्ग, यही उसका नाम है। कॉन्ग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस डाउनलोड किया जा रहा है। पूरा हुआ। कॉन्ग ने अपने शरीर को देखा। वो अपने बदले हुए रूप से चकित था। उसका दिमाग अब पहले से कहीं ज्यादा खुला महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने उसके अंदर एक नया संसार खोल दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वो अब अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझ पा रहा है, जैसे उसने एक नया आयाम पार कर लिया हो। कॉन्ग, मैजिक A क्लास, एलिमेंट मास्टरी यूनिटी तत्व, मैजिक प्योरिटी 90%, मैना क्वांटिटी N, A, प्रजाति सेपियंट, येलो मैंकी, प्रकार माशिनिस्ट, मैंकी, प्रतिभास क्लास, engineer extraordinaire, realm 1-star engineer, skills, blueprint manifestation, lesser unity gathering, lesser unity defense। कॉन्ग ने अपने हाथों की ओर देखा। अब उसे पूरी तरह से एहसास हो गया था कि वो अब पहले से कहीं ज्यादा कर सकता है। अब उसमें कुछ भी हासिल करने की क्षमता थी। वो तुरंत मयंक की ओर मुड़ा और उसके चरणों में झुक गया। धन्यवाद दयालु देवता, आपने मुझे बचाया और एक नया जीवन दिया।
मैं अपने नाम कॉन्ग को स्वीकार करता हूं और वादा करता हूं कि हमेशा आपका वफादार सेवक रहूंगा। एपिसोड 32 छिपी हुई प्रतिभाएं। बाकी सारे मंकी कोंग को हैरानी और आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही मंकी था जिसे वे पूरी जिंदगी से जानते आए थे। तुम सच में मंकी हो? तुम बहुत बदल गए। बाल बदले, शरीर बदला, पर मंकी वही? कोंग हल्के से मुस्कुराया। हाँ, मैं अब भी वही मंकी हूं, उसने कहा, लेकिन अब मैं बदल गया हूं। मैं अब एक बेहतर रूप में विकसित हो चुका हूं। बाकी मंकी उसकी नई रूपरेखा को विस्मय से निहारने लगे। वे उसे घेर कर उसके फर से खेलने लगे। कोंग की न केवल शक्ल बदली थी, बल्कि अब उसमें एक अलग ही आभा थी, एक ऐसा प्रभाव जो आम मंकीज में नहीं होता। कोंग अब अपने शरीर में तत्वीय मना, एलिमेंटल माना को स्वाभाविक रूप से सोख रहा था। पानी, हवा, आग और सबसे ज्यादा पानी। यह सब कुछ उसे मायांग द्वारा प्राप्त लेसर माना गैदरिंग स्किल से मिला था। उसका शरीर अब मजबूत और ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था। वह अब वो कमजोर, भूखा मंकी नहीं रहा जो मरने की कगार पर था। बाकी मंकीज ने ऐसा प्रभाव केवल उच्च जातियों में देखा था, जैसे कि एल्व्स और ड्वार्व्स। वे जातियां मानवीय शक्तियों के समक्ष मानी जाती थीं, और अब उनका अपना एक मंकी भी उन्हीं की तरह ताकतवर महसूस हो रहा था। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इस बात ने मयंक के प्रति उनका आदर और भी बढ़ा दिया। वे मानने लगे कि जो प्राणी किसी जाति का अस्तित्व बदल सकता है, वो साधारण नहीं, भगवान होता है। अब वे मयंक को एक दिव्य सत्ता मानने लगे, दयालु पवित्र सत्ता। हम पूजा करते हैं। मयंक ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अरे दोस्तों, ऐसा मत करो, मैं कोई भगवान नहीं हूं, उसने हाथ हिलाकर कहा। लेकिन वे उसे भगवान मानने से कैसे रोकते? उसने अकेले ही उनकी जाति को समाप्ति से बचा लिया था। अब जब कोंग विकसित हो चुका था, उसमें इतनी शक्ति थी कि वह अपने गांव का भविष्य बदल सकता था। वे और भी गहरे झुककर उसकी पूजा करने लगे। मयंक को इस पूजा से थोड़ी घबराहट हुई। उसने जोर से ताली बजाई ताकि सबका ध्यान खींच सके। तो अब बताओ, अगला कौन विकसित होना चाहता है? उसने पूछा। बाकी मंकीज ने थोड़ी उलझन के साथ उसकी ओर देखा। उन्हें लगा था कि कोंग को बदलने में मयंक की सारी शक्ति लग गई होगी। आखिर कोई भी इतनी बड़ी शक्ति को बार बार तो नहीं दिखा सकता है ना? कोंग को अपने बाकी साथियों को समझाना पड़ा कि मयंक की शक्ति असीमित है। वह चाहे तो लाखों मंकीज को जागृत कर सकता है बिना पसीना बहाए। जब वह जागृत हुआ था, तब कोंग को एक पल के लिए मयंक की सच्ची शक्ति की झलक मिली थी, और जो उसने देखा उससे ऐसा लगा मानो वो एक अंतहीन समुद्र के किनारे खड़ा हो। मयंक की शक्ति असीम थी। अंततः कुछ मिनटों बाद मयंक ने बाकी 4 मंकीज की प्रतिभा भी जागृत कर दी। 3 मंकीज की प्रतिभा केवल श्रेणी या उससे कम स्तर की थी। एक को डी क्लास मेटलर्जी मेंडर का टैलेंट मिला, जिससे वह धातु को बड़ी सरलता से संभाल सकता था। दूसरे को सी क्लास वुडन व्हिस्परर का, जिससे वह पेड़ों को कठिन परिस्थितियों में भी उगाने और फलने फूलने में मदद कर सकता था। तीसरे को डी क्लास टॉरस कीपर का टैलेंट मिला, जिससे वह गायों की देखभाल और प्रजनन में निपुण था। लेकिन चौथा मंकी सबसे चौंकाने वाला था। इस मंकी के शरीर पर बाकी सब की तरह फर नहीं था। अगर कोई बिना संदर्भ के उसे देखता तो यकीनन उसे एक इंसान लड़की समझ लेता। उसका चेहरा बहुत ही सुंदर और स्त्रैण विशेषताओं से भरा हुआ था, जिसे अधिकांश सभ्यताओं में सुंदर माना जाता। उसके पास लंबे, रेशमी, पीले बाल और सुनहरी धारियों वाली भौहें थीं। उसे इंसान से अलग बताने वाली एकमात्र चीज उसकी पीठ पर लहराती हुई पूंछ थी, जो अब भी पीली और सुनहरी थी। मयंक ने उसका नाम एन रखा, जिसे उसने खुशी से स्वीकार किया। नमस्कार बॉस मयंक, एनी आपकी सेवा में हाजिर है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी पूंछ तेजी से हिल रही थी, लेकिन उसके बारे में खास बात सिर्फ इतनी नहीं थी। मयंक ये देखकर हैरान रह गया कि एन की प्रतिभा तो कोंग से भी अधिक थी। एन मैजिक श्रेणी,
तत्वीय प्रभुत्व, एलिमेंट मास्टरी, यूनिटी तत्व, मैजिक पवित्रता 95%, माना की मात्रा N, A, प्रजाति सैपियंट, येलो मंकी, प्रकार एग्रीकल्चरल मंकी, कृषि आधारित, प्रतिभा श्रेणी की कल्टीवेशन आइडल, क्षेत्र 1 स्टार किसान, स्किल्स, ग्रीन हाउस, उपयोगकर्ता द्वारा बोई गई कोई भी फसल मौसम या जलवायु की परवाह किए बिना उगेगी। मल्टीप्लिकेटिव हार्वेस्ट, एक ही फसल से कई बार फसल प्राप्त की जा सकती है। लेसर यूनिटी गैदरिंग, लेसर यूनिटी डिफेंस। मयंक को एहसास हुआ कि वह गलत था। दरअसल एन ही वह थी जिसके बारे में उसकी सुपीरियर गोल्डन नाक ने भविष्यवाणी की थी। उसने फज के क्लोन इस्तेमाल करके किंग्सब्रिज के कोने कोने में खोज की थी कि कहीं कोई प्रतिभाशाली प्राणी मिल जाए, लेकिन वहां अधिकतम आश्रेणी की प्रतिभा ही दिखी। और अब वह पार्च्ड लैंड्स जैसे उजड़े इलाके में श्रेणी या उससे ऊपर की 2 शक्तिशाली हस्तियों से मिल रहा था। बॉस, हम इस उपहार के लिए दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, एन ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। आपका हम पर विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। हम आपकी बातों को हकीकत में बदलेंगे। हम ऐसे मुकाम हासिल करेंगे जो आज हमारे लिए भी कल्पना से परे हैं। बाकी विकसित मंकीज ने भी मयंक को धन्यवाद कहा, सच्चे मन से उस व्यक्ति के लिए जिसने उनकी जिंदगी को बेहतर बना दिया। कॉन्ग आगे बढ़ा और घुटनों के बल मयंक के सामने झुक गया। बॉस, हम आपकी हर आज्ञा पूरी करने के लिए तैयार हैं। मयंक ने सिर हिलाया। करने को बहुत कुछ था, लेकिन वह सबसे जरूरी बात को नहीं भूलना चाहता था। मुझे तुम्हारे गांव ले चलो, उसने गंभीरता से कहा। उन्हें पानी की जरूरत है ना? हमें अभी निकलना चाहिए। एक पल भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। कॉन्ग, एन और बाकी मंकीज की आंखें भर आईं। मयंक को उनकी बस्ती बचाने की कोई व्यक्तिगत वजह नहीं थी, फिर भी वह इसे अपनी पहली प्राथमिकता बना रहा था। हाँ बॉस, धन्यवाद, वे सब एक साथ बोले। मयंक और विकसित हो चुके पीले मंकीज रेगिस्तान के रास्ते अपनी बस्ती की ओर ऑटोमोबाइल से यात्रा कर रहे थे। गाड़ी की पहिए जमीन की दरारों पर उछलते हुए आगे बढ़ रहे थे और कैक्टस के बीच से निकल रहे थे, जबकि कॉन्ग अपनी याददाश्त से गांव का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार मयंक की नज़र दूर एक विशाल जीवनमाना, लाइफमाना के संग्रह पर पड़ी। उसने एक साधारण अरस्टार जादू टेलीस्कोपिक साइट का उपयोग किया और गांव की स्थिति की पुष्टि कर ली। अजीब बात यह थी कि गांव एक बड़े गड्ढे क्रेटर के अंदर बसा हुआ था, जिससे वो पूरे रेगिस्तान की घाटी में लगभग अदृश्य हो गया था। जैसे ही मयंक ने ऑटोमोबाइल रोकी, सभी मंकीज बाहर निकलकर नीचे अपने गांव की ओर दौड़ पड़े। कभी जो मिट्टी और गारे से बने घरों का जीवंत और खुशहाल गांव था, अब वो एक अजीब काले तरल पदार्थ से पूरी तरह ढका हुआ था। यही वह कारण था जिसकी वजह से गांव को मदद की सख्त जरूरत थी। यह काला तरल उनकी बस्ती में घुस आया था और उनके सुरक्षित जीवन को नष्ट कर चुका था। इसका मतलब था कि अब उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पलायन करना होगा, लेकिन इतने बड़े समूह को स्थानांतरित करना बहुत संसाधनों की मांग करता था, खासकर पानी की। इसी कारण से कॉन्ग और बाकी मंकीज गांव से बाहर निकले थे। कॉन्ग, एन और बाकी मंकीज गड्ढे के किनारे से नीचे कूदे, जिससे वहां छिपे हुए गांव वालों को झटका लगा। बच्चे चिल्ला उठे, जबकि उनके माता पिता उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगा कि कोई दुश्मन हमला कर रहा है। इन 5 अजनबी प्राणियों से जो ताकत और जादू की ऊर्जा निकल रही थी, वैसी उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। भले ही उनका शरीर पीले रंग के बालों और बंदर जैसी बनावट से मेल खाता हो, लेकिन अब वे सामान्य मंकीज जैसे बिल्कुल नहीं दिखते थे। वे गर्व से खड़े थे, शक्ति से भरपूर, जो कि पीले मंकीज जैसी कमजोर जाति में नहीं होती थी। हम हार मानते हैं, कृपा करें, एक वृद्ध मंकी, जिनके पीले बाल लगभग सफेद हो गए थे और जिनकी रीढ़ की हड्डी इतनी झुक गई थी कि एक गोले सी लगती थी, घर से बाहर निकले और इन 5 अजनबियों के सामने आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने इन 5 को देखा, उन्हें लगा जैसे वे किसी प्राचीन दिव्य शक्ति को देख रहे हों। और अजीब बात यह थी
कि वे उन्हें कहीं न कहीं पहचानते भी थे। पर यह कैसे संभव था? हम ही हैं, एन ने कहा, लेकिन उनकी खूबसूरत इंसानी सी शक्ल देखकर बूढ़े मंकी को यकीन नहीं हुआ। कॉन्ग जानता था कि केवल शब्दों से यकीन नहीं दिलाया जा सकता। उसने आगे बढ़कर उस वृद्ध के हाथों को पकड़कर अपने माथे से लगाया। यह एक सांस्कृतिक परंपरा थी जो सिर्फ मंकीज के बीच प्रचलित थी। तभी बूढ़े मंकी की आंखों में पहचान की चमक आ गई। तुम? लेकिन ये कैसे? बूढ़े मंकी की खुशी देखकर बाकी मंकीज भी धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकल आए। जैसे जैसे वे बाहर आए, उन्होंने उन पांचों को पहचान लिया और फिर वहां उत्सव का माहौल बन गया। गले मिलना, उछलना और खुशी फैल गई। जब ये पांचों कुछ दिनों तक नहीं लौटे तो सबने मान लिया था कि वे मर चुके हैं। लेकिन वे न सिर्फ जिंदा लौटे, बल्कि अब इतनी ताकत और शक्ति से भरपूर थे जो इस दुनिया की सबसे कमजोर जाति से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। ये कैसे हुआ? सबने पूछा। कॉन्ग और एन मुस्कुराए और ऊपर की ओर इशारा किया। तभी पूरे गांव ने आसमान की ओर देखा और वहां 10 साल का एक इंसानी बच्चा हवा में तैरता हुआ नजर आया। उसके हाथ जेब में थे और चेहरे पर एक शांत मुस्कान। मयंक धीरे धीरे हवा से उतरते हुए गड्ढे में आया और साधारण सा बोला, नमस्ते, इन्हीं ने हमें बचाया। कॉन्ग ने कहा। उसके स्वर में मयंक के लिए सम्मान और श्रद्धा साफ झलक रही थी। इन्होंने हमें पानी दिया, खाना दिया, वो सब कुछ दिया जिसकी हमें जरूरत थी, बिना किसी बदले की मांग किए, एन ने कहा, और बोलते वक्त उसकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूरे गांव को बताया कि मयंक की शक्तियों ने उन्हें सामान्य मंकी से ऊपर उठाकर एक नई और बेहतर जाति में बदल दिया, प्रतिभा और जादू से भरी जाति। लिंग फी। वृद्ध मंकी ने मयंक की ओर देखा। उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। वह गांव का सबसे बुजुर्ग था और पहले भी कई इंसानों से मिल चुका था, यहां तक कि कुछ सबसे शक्तिशाली जादूगरों से भी, लेकिन उसने कभी किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं देखी थी। साहब, बूढ़े मंकी ने धीमे स्वर में कहा, आप हमारे गांव क्यों आए हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, हम तो लगभग समाप्ति के कगार पर हैं। इस धरती का श्राप हमारे घरों पर छा गया है। गांव के आधे से अधिक घर काले चिपचिपे तरल से डूब चुके थे। कुछ घर तो पूरी तरह से उसमें समा चुके थे, जिनमें रहना असंभव हो गया था। इन मंकीज के लिए यह काला तरल एक श्राप था। लेकिन जब मयंक की नजर इस तरल पर पड़ी तो उसने उसमें कोई श्राप नहीं देखा। उसने उसमें तरल सोना देखा। यह पेट्रोलियम ऑयल था। यह गांव एक विशाल तेल कुएं के ठीक ऊपर बसा हुआ था और यहां तेल इतनी अधिक मात्रा में था कि वह जमीन की सतह से बाहर आ रहा था। अगर इस दुनिया में अमेरिका जैसा कोई देश होता तो वे इस जगह पर कब का हमला कर चुके होते। लेकिन मयंक इस अवसर को यूं ही जाने देने वालों में से नहीं था। मैं इस गांव में सिर्फ एक ही कारण से आया हूं, मयंक ने पूरे गांव को संबोधित करते हुए कहा। मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें ऐसा जीवन दे सकूं जिसमें तुम्हें खाना, पानी और रहने के लिए जगह की चिंता न करनी पड़े। वृद्ध मंकी ने सिर हिलाया। हम कुछ भी देने के योग्य नहीं हैं। मयंक ने उनके पीछे फैले काले तरल की ओर इशारा किया। अगर तुम मुझे इस काले तरल का स्वामित्व देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें जिंदा रहने के लिए हर जरूरी चीज दूंगा, और उससे भी ज्यादा। मंकीज की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी, जीना, हर दिन पानी पीना और खाना खाना, और मयंक वही सब दे सकता था। वे मयंक के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, यहां तक कि उसके सेवक बनने के लिए भी। लेकिन उसे सिर्फ उस तरल की जरूरत थी जिसे वे श्राप समझते थे। ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्हें यह यकीन दिलाने के लिए कि मयंक के इरादे पूरी तरह नेक हैं, उसने एक बार उंगलियां चटकाईं और आकाश से 5 बड़े पानी के बैरल हवा में तैरते हुए गांव में नीचे उतर आए। वृद्ध मंकी धीरे धीरे एक बैरल के पास पहुंचा। जैसे ही उसने उसमें ठंडे और ताज़ा पानी को देखा, उसका शरीर कांपने लगा। वह थरथराने लगा और अंत में वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूरा सिर बैरल में डुबा दिया और जितना पानी चाहा पीता चला गया। जल्द ही बाकी मंकीज भी उसके पीछे आ गए और सब खुशी से नाचने लगे।
उनके पेट जिंदगी देने वाले पानी से भर चुके थे। एपिसोड 33 मंकीज की उत्पादन क्षमता। मयंक ने गांव के हर एक मंकी की प्रतिभा को एक एक करके जागृत किया। कभी जिसे दुनिया की सबसे कमजोर जाति माना जाता था, अब उनके पास कई श्रेष्ठ प्रजातियों से भी ज्यादा जादुई शक्ति थी। जो पहले जिंदा रहने के लिए जूझते थे, अब उनके पास ऐसे कामों का ज्ञान और महारत थी जो इस दुनिया के सामान्य ज्ञान से मीलों आगे थे। ज्यादातर मंकीज की प्रतिभाएं सी से ए ग्रेड तक की थीं, मगर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह नहीं थी। पीले मंकीज में किसी न किसी उत्पादन कार्य में गजब की प्रतिभा दिखाई दी। कृषि, बढ़ईगिरी, वानिकी, यहां तक कि खाना बनाने में भी। आमतौर पर जब मयंक किसी समूह की प्रतिभा जांचते थे तो उन्हें तलवारबाजी, उत्पादन, गायन जैसी कई विविध प्रतिभाएं देखने को मिलती थीं। लेकिन इस गांव के मंकीज में सभी की प्रतिभा किसी न किसी तरह के उत्पादन से जुड़ी थी। चैट AK2, क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? उनके DNA की जांच से यह संकेत मिला है कि पीले मंकीज में स्वाभाविक रूप से उत्पादन से जुड़ी प्रतिभा विकसित होती है। मयंक को कभी उम्मीद नहीं थी कि एक पूरी जाति एक ही प्रकार की अद्भुत क्षमता को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा सकती है, मगर उसे यह बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी, बल्कि यह तो भाग्य की देन थी कि उसे ये मंकीज मिले। इनमें से हर एक की खास प्रतिभा थी जो पार्च्ड लैंड्स में जिंदगी को बेहतर और आरामदायक बना सकती थी। जागृति के बाद सभी मंकीज मयंक के क्षेत्र में रहने लगे और पहले ही दिन उन्होंने अपने पुराने गांव की तरह घर बनाना शुरू कर दिया। वे मिट्टी और रेत इकट्ठा करके दीवारें खड़ी कर ही रहे थे, तभी मयंक ने उन्हें रोक दिया। उनके घर उसके मानकों के बिल्कुल अनुसार नहीं थे और वे मौसम की मार से टूट सकते थे। भले ही उनके पास अब स्किल्स और ज्ञान आ चुका था, मगर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता था। उदाहरण के लिए, एक मंकी के पास एक सामान्य सी दिखने वाली स्किल थी, लाइमस्टोन फाइंडर, जिससे वह अपने आसपास चूना पत्थर ढूंढ सकता था। मगर मयंक को इसमें एक शानदार आइडिया सूझा। उसने मंकी को आदेश दिया कि वह जितना हो सके चूना पत्थर ढूंढे, जो उसने बहुत आसानी से कर लिया। फिर मयंक ने जादुई अस्टार स्पेल्स का उपयोग करते हुए चूना पत्थर को पीसकर पाउडर बनाया। फिर उसमें मिट्टी, रेत और अन्य सामग्री मिलाकर एक गाढ़ा ग्रे मिश्रण तैयार किया। जो भी उसकी पिछली दुनिया से होता, वह इसे तुरंत पहचान लेता। यह कंक्रीट था। मयंक ने इस मिश्रण को ब्लॉक्स में जमाया और एक हीटिंग स्पेल से उसका पानी जल्दी सुखाया। कुछ ही सेकंड में वह कंक्रीट सख्त और मजबूत हो गया। सभी मंकीज उसे घेर कर खड़े हो गए, उसे छूकर, थप्पड़ पाकर उसकी मजबूती जांचने लगे। एक मंकी ने तो मुट्ठी से उस पर वार किया और खुद के हाथ ही चोटिल कर लिए। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे। यह कंक्रीट तो मिट्टी और पत्थर की दीवारों से भी मजबूत था। जब मयंक ने उन्हें कंक्रीट बनाने की प्रक्रिया सिखाई, तो कॉन्ग जैसे टैलेंटेड इंजीनियर और निर्माणकर्ता मंकीज ने तुरंत उसे अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया। दिन के अंत तक मंकीज खुशी से झूम रहे थे। जब उनके बाथरूमों में लगे नल और शावर से पानी बहने लगा। वाओ, पानी! मैं नहाते नहाते पी भी सकता हूं। यकीन नहीं हो रहा। क्या वाकई मेरे घर में अनंत पानी है? ये तो चमत्कार है। हमारे बॉस मयंक की जय हो, जय हो। सब ने मिलकर नारे लगाए। मयंक ने कॉन्ग को पाइपलाइन और वाटर सिस्टम का बेसिक ज्ञान सिखाया, जिसे कॉन्ग ने महज 1 घंटे में अच्छे से समझ लिया। फिर उसने बाकी मंकीज को सिखाया और सभी ने मिलकर घरों का निर्माण जल्दी से पूरा कर लिया। चूंकि कॉन्ग समूह का सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियर था, वह गांव में सभी उत्पादन कार्यों का स्वतः नेता बन गया और जब भी मयंक को कोई काम करवाना होता, वह उसे हमेशा कॉन्ग को ही सौंपता। वहीं दूसरी ओर एन भी अपनी एक अलग टीम की नेता बन गई थी। एक SS ग्रेड की प्रतिभा वाली मंकी होने के कारण वह कृषि से जुड़ी हर चीज में माहिर हो चुकी थी। क्षेत्र के जंगल वाले हिस्से में एन और कुछ अन्य कृषि प्रतिभाशाली मंकीज ने एक फार्मिंग सिस्टम बनाना शुरू किया। उसने खेती के बारे में जो कुछ भी सीखा था, वो सब इस प्रोजेक्ट में लगाया, जैसे कि हर फसल को उगने के लिए किस तरह की जमीन, तापमान और पानी चाहिए।
इस समय वह जंगल में मिलने वाली हर फसल को उगा रही थी, आलू, हरी सब्जियां, गाजर और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ। कॉन्ग और उसकी इंजीनियर टीम की मदद से उन्होंने एक सिंचाई प्रणाली भी बना ली, जिससे पौधों को पानी देना बहुत आसान हो गया। मयंक दूर खड़े होकर इन विकसित मंकीज को काम करते हुए देखकर हैरान रह गया। आखिरकार अभी तो सिर्फ एक दिन ही गुजरा था और पूरा इलाका ही बदल चुका था। पहले जहां सिर्फ उसका घर अकेला खड़ा था, अब वहां कई कंक्रीट के घर बन रहे थे और पास ही में खेत और एक खदान भी थी। यही थी पीले मंकीज की असली ताकत। वे उत्पादन में बेहद प्रतिभाशाली थे। अब मयंक को उनके प्रबंधन की कोई चिंता नहीं थी, तो उसने फिर नीचे पड़े कंक्रीट ब्लॉक की ओर देखा। अब जाकर उसे कंक्रीट की असली क्षमता का एहसास हुआ, खासकर इस जादुई दुनिया में। उसकी पिछली दुनिया में कंक्रीट निर्माण में मानक सामग्री बन चुकी थी उसकी मजबूती और उपलब्धता के कारण, मगर कंक्रीट की एक कमजोरी थी, उसे जमने में समय लगता था। पर वह तो उसकी पुरानी दुनिया थी, यह दुनिया अलग थी। यहां जादू की मदद से कंक्रीट कुछ सेकंड में ही जम सकती थी। यह तो इस दुनिया की निर्माण प्रणाली में क्रांति ला सकता था। मयंक तुरंत कास्टेल से संपर्क करना चाहता था ताकि वे इस दुनिया को कंक्रीट बेच सकें। कंक्रीट बेचने की शुरुआत करने से पहले ही मयंक चाहता था कि पहले वह इसकी भरपूर मात्रा जमा कर ले। आखिरकार इस गांव में भी सभी अधूरे घरों और इमारतों को पूरा करने के लिए बहुत सारा कंक्रीट लगने वाला था। इसलिए उसने कुछ मंकीज को रेगिस्तान की ओर भेजा था कि वे एक अच्छा चूना पत्थर, लाइम का खदान ढूंढ सकें। सौभाग्यवश जब वे खोज से लौटे तो उन्हें अपने इलाके के पास ही एक बड़ी खदान मिल गई। मयंक ने तुरंत उन्हें आदेश दिया कि वे जितना हो सके उतना चूना पत्थर निकालना शुरू करें, और उनका काम आसान बनाने के लिए उसने उन्हें अपना ऑटोमोबाइल दे दिया, जिससे वे रोज खुदाई किया हुआ सामान ला सकें। हालांकि पहले उसने उन्हें गाड़ी चलाना सिखाया। शुक्र है उनमें से एक के पास एक ऐसा टैलेंट था जिससे वह ड्राइविंग बहुत जल्दी सीख गया। फिलहाल वे एक दिन में जितना चूना पत्थर इकट्ठा कर पा रहे थे वह पूरे गांव के निर्माण कार्य के लिए पर्याप्त था। लेकिन अगर मयंक को कंक्रीट का निर्यात करना था तो उसे और भी ज्यादा मजदूरों की जरूरत थी। लोलो, क्या तुम कुछ और मंकीज के बारे में जानते हो जो हमारी मदद कर सकें? मयंक ने एक मंझोली उम्र के हॉब मंकी से पूछा। उसने उस बुजुर्ग मंकी का नाम लोलो रखा था और उसके विकास इवोल्यूशन के बाद वह कुछ साल जवान हो गया था। अब वह अपनी जवानी के चरम पर नजर आता था। हालांकि उसके शरीर पर सफेद बाल बने रहे, जिससे वह एक अल्बिनो मंकी की तरह लगता था। मयंक ने तय किया था कि विकसित मंकीज को वह हॉब मंकी कहेगा, क्यों कि वे उसे उसकी पुरानी दुनिया के हॉब गॉब्लिन्स की याद दिलाते थे। आखिरकार दोनों ही दुनिया के सबसे कमजोर और उपेक्षित प्रजातियों में गिने जाते थे। हाँ बॉस मयंक, लोलो ने एक समझदार चाचा की तरह जवाब दिया। पीले मंकीज की और भी कई जनजातियां पार्च्ड लैंड्स में बसी हुई हैं, लेकिन हम सभी को एक दूसरे की सटीक लोकेशन की जानकारी नहीं है। मयंक को लगा कि अगर वह और भी मंकीज को विकसित कर दे और उन्हें अपने एस्टेट में बसने का मौका दे तो वे गांव के हर प्रोजेक्ट में मदद कर सकते थे। खनन कार्य के लिए मजदूर चाहिए थे। कॉन्ग भी बार बार उससे इंजीनियर मांग रहा था और एन को भी अपने फार्म का विस्तार करने में मदद चाहिए थी। सौभाग्य से पीले मंकीज में प्राकृतिक रूप से उत्पादन प्रतिभा थी, तो मयंक को भरोसा था कि उनमें से ज्यादातर के पास गांव में काम करने लायक कोई न कोई योग्यता जरूर होगी। इसलिए उसने कुछ हॉब मंकी को खास तौर पर उन छुपी हुई जनजातियों की खोज में लगाने का निर्णय लिया। उसका उद्देश्य केवल मजदूर जुटाना नहीं था, बल्कि वह यह भी चाहता था कि बाकी मंकीज भी उन तकलीफों से बाहर आ सकें जो कभी लोलो और उसकी टीम ने झेली थीं। उसके पास पर्याप्त जमीन, खाना और पानी था। वहां रेगिस्तान में उन्हें पीड़ित होने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे अपने गांव को और भी भीड़ भाड़ वाला देखना अच्छा लगता। आखिरकार जैसा कहावत है, जितने लोग उतनी रौनक। लोलो, कुछ ऐसे सक्षम हॉब मंकी तैयार करो जो पार्च्ड लैंड्स की यात्रा कर सकें
और बाकी जनजातियों से संपर्क बना सकें, मयंक ने कहा। उसने यह जिम्मेदारी लोलो को इसलिए सौंपी क्योंकि उसके पास एक ए-क्लास टैलेंट था, कम्युनिटी लीडर जो उसे पूरे गांव के प्रबंधन में सक्षम बनाता था। लोलो ने गांव के सभी हॉबमैंकी की प्रतिभाओं और कार्यों का रिकॉर्ड रखा हुआ था। इसी से वह आसानी से तय कर सकता था कि कौन किस काम के लिए सबसे उपयुक्त है। मेरे पास कुछ ऐसे सदस्य हैं जो ये काम कर सकते हैं, बॉस मयंक। मैं उन्हें इस अभियान के लिए भेज दूंगा। आप निश्चिंत रहें, ये काम हो जाएगा, लोलो ने कहा और सम्मान में झुक गया। मयंक ने फिर अपनी छाया की ओर देखा और कहा, फज, तुम अपनी क्लोन्स को इनके साथ भेजोगे ना? छाया से एक छोटा चंचल स्लाइम बाहर कूदा जिसका मन एक जापानी निंजा जैसा बनने का था। वह एक निंजा की तरह फुर्ती से जमीन पर उतरा। जी मास्टर, मैंने अपनी क्लोन्स को पहले ही पूरे गांव में फैला दिया है। जैसे ही कोई 3 बार गुप्त शब्द बीटल जूस बोलेगा, मैं उसकी छाया में प्रकट हो जाऊंगा और वह मुझसे किसी भी आपात स्थिति की जानकारी दे सकेगा। मयंक ने मन ही मन सिर हिलाया। लगता है चैटेके-2 ने इस छोटे स्लाइम को सिर्फ एनीमे ट्रॉप्स ही नहीं बल्कि मूवी ट्रॉप्स भी दे दिए थे, लेकिन चूंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए मयंक ने इसे नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। फज उछलकर लोलो के सिर पर चढ़ गया और उत्साह से सिर उठाया। उम्मीद है कि इस बार कुछ टैलेंटेड लोग मिलें, बुरा मत मानना, लेकिन इस गांव के सारे मंकीज के टैलेंट बहुत बोरिंग हैं। कोई भी मेरी छाया सेना में शामिल नहीं होना चाहता। बॉस फज, अगर हमारे गांव में कोई भी मंकी निंजा बनने की इच्छा जताता है, जैसा कि आप कहते हैं, तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा, लोलो ने कहा, जैसे उस स्लाइम को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। सच में? बहुत अच्छा, मैं इंतजार कर रहा हूं। मयंक को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि गांव में सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। लोलो के अनुसार सभी लोग अपने जीवन से बहुत संतुष्ट थे। अब वे केवल एक लीवर घुमाकर पानी पी सकते थे। उनके सिर पर छत थी जो सूरज की तपिश से उनकी रक्षा करती थी, और रोज उन्हें खाना और फल मिलते थे। यह सब कुछ था जिसकी उन्हें जरूरत थी। हर एक हॉबमैंकी ने मन ही मन यह ठान लिया कि वे इस गांव और मयंक के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा देंगे। वे पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे ताकि गांव हमेशा सुरक्षित और समृद्ध बना रहे। दिन बीतते गए और हर मंकी अपने अपने काम में व्यस्त रहा, लेकिन एक मंकी ऐसा था जिसे मयंक ने एक बहुत खास जिम्मेदारी दी थी। वह था कॉन्ग। इस समय यह खास हॉबमैंकी गांव के अंदर भागते हुए जा रहा था। उसके चेहरे पर उत्साह की चमक थी। वह ऐन की फसलों से चकमा देता हुआ निकला, चूना पत्थर से भरी लकड़ी की गाड़ी के ऊपर से छलांग मारी और लोलो की गांव में शांति बनाए रखने की चेतावनी को अनदेखा कर दिया। कॉन्ग को कोई परवाह नहीं थी। वह बस जल्दी से मयंक को खुशखबरी देना चाहता था। वह मयंक के घर में घुसा और किचन के पास निंजा मूव्स का अभ्यास कर रहे फज को सलामी दी। फिर वह सीधे दूसरी मंजिल में कूदा और मास्टर बेडरूम का दरवाजा जोर से खोल दिया। बॉस, ये काम कर रहा है, कॉन्ग ने कहा। उसकी आवाज खुशी से कांप रही थी। एपिसोड de 34 इलेक्ट्रिसिटी। मयंक तुरंत बिस्तर से उठा और कॉन्ग की ओर देखा। उसके चेहरे पर हर सेकंड के साथ उत्साह बढ़ता जा रहा था। क्या ये सच में काम कर रहा है? उसने कॉन्ग से पूछा। काम कर रहा है बॉस। दोनों को किसी और स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। वे दोनों दौड़ते हुए घर से बाहर निकले और गांव में आधे अधूरे बने घरों के बीच से दौड़ते चले गए। कॉन्ग को फिर से वही रुकावटें पार करनी पड़ीं, जबकि मयंक हवा में उड़ता हुआ सीधा दूर खड़े एक बड़े चौकोर इमारत की तरफ बढ़ गया। यह इमारत कंक्रीट से बनी थी और इसकी छत पर लगे वेंट से सफेद धुआं निकल रहा था। यह था मयंक और कॉन्ग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, स्टीम टरबाइन। उन्होंने मिलकर एक ऐसा जनरेटर बनाया था जो गर्मी की ऊर्जा को उपयोगी विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी में बदल सके। इस मशीन को सही ढंग से काम कराने के लिए उन्हें कई बार प्रयोग और योजनाएं बनानी पड़ी थीं, और कल हॉबमैंकी इंजीनियरों की मदद से इसके आखिरी हिस्से भी तैयार कर दिए गए थे। सुबह सुबह कॉन्ग ने अंतिम सुरक्षा जांच की
और फिर मयंक को बताया कि स्टीम टरबाइन अब शुरू करने के लिए तैयार है। दोनों कंट्रोल रूम के अंदर भागे, जहां कुछ अन्य इंजीनियर हॉब मैंकीज बेचैनी से मयंक और कॉन्ग के आने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार उनके कठिन परिश्रम का फल देखने का समय आ गया था। बॉस, ये सम्मान आपका है, कॉन्ग ने कहा और मयंक को लीवर दिखाया। मयंक ने सिर हिलाया और लीवर को उठाया, जिसे चालू करने में काफी ताकत लग रही थी। सौभाग्य से वह पहले से ही 10 साल की उम्र में बहुत ताकतवर बन चुका था। जैसे ही उसने लीवर को ऑन की स्थिति में धकेला, कंट्रोल रूम में एक संतोषजनक क्लिक की आवाज गूंजी, जिससे यह पता चल गया कि चकमक पत्थर फ्लिंट ने ईंधन जलाने के लिए आग जला दी है। मयंक ने अपनी सुप्रीम स्किल माना गैदरिंग का उपयोग करते हुए उस जटिल मशीन के भीतर झांक कर देखा। जैसे ही आग जली, पानी उबलना शुरू हुआ और जब तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि पानी का क्वथनांक है, भाप ऊपर लगे, वेंट्स में चढ़ने लगी और सीधे टरबाइन की ओर बहने लगी, क्योंकि एक संकीर्ण वेंट से बहुत अधिक भाप एक साथ बह रही थी। इस भाप का दबाव और गति इतनी अधिक थी कि उसने टरबाइन को बहुत तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। यही असली जादू हुआ। धीरे धीरे टरबाइन से जुड़ा जनरेटर लाइटनिंग माना उत्पन्न करने लगा। यह संकेत था कि स्टीम टरबाइन ने सफलतापूर्वक गर्मी को बिजली में बदल दिया है। लेकिन यह पुष्टि करने के लिए कि यह पूरी तरह से काम कर रहा है, सबकी निगाहें कंट्रोल रूम के बीच में रखे एक लाइट बल्ब पर टिक गईं। सबने सांस रोक ली जब बल्ब हल्का सा टिमटिमाया और फिर वह जल उठा। पूरे कमरे को उसकी चमक ने रोशन कर दिया। हमने कर दिखाया। पूरा कमरा खुशी और राहत से गूंज उठा। सब एक दूसरे को गले लगा रहे थे, कूद रहे थे, चिल्ला रहे थे, बॉस, हो गया, आप सही थे। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मयंक का बिजली की ताकत पाने का वादा सच हो गया है। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी किसी जादू का इस्तेमाल नहीं हुआ था, सिर्फ प्राकृतिक संसाधन और मेहनत। अब इस स्टीम टरबाइन की मदद से वे पूरी रात गांव को रोशन कर सकते हैं। मयंक भी थोड़े भावुक हो गया। उसे इस दुनिया में बिजली लाने में 10 साल लग गए, लेकिन अब वो पल आ ही गया। उसने जीवन को पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक बना दिया। उसके दिमाग में और भी कई आविष्कार थे जो बिजली के बिना संभव नहीं थे। अब वो उन पर भी काम शुरू कर सकता था। धन्यवाद दोस्तों, हम सबने मिलकर ये किया है, उसने कॉन्ग और बाकी इंजीनियरों से कहा। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। फिर उसने कमरे की खिड़की की ओर इशारा किया, जहां से पूरा गांव नजर आ रहा था। अब हमें हर एक घर में बिजली पहुंचानी होगी। कॉन्ग, क्या हमारे पास बिजली की लाइनें तैयार हैं? मयंक ने पूछा। मुख्य इंजीनियर कॉन्ग ने सिर हिलाया। हाँ बॉस, मैंने पहले ही दूसरे इंजीनियरों को हर घर तक वायरिंग लगाने का निर्देश दे दिया है। अब बस उन्हें पावर सोर्स से जोड़ना बाकी है। मयंक ने संतोष से सिर हिलाया। अब समय आ गया था सभी को बिजली की ताकत दिखाने का। दोपहर बाद मयंक ने लोलो से कहा कि वह गांव के सभी निवासियों को एकत्र करे ताकि बिजली का प्रदर्शन शुरू किया जा सके। सारे हॉबमैंकी गांव के बीचों बीच स्थित चौराहे पर एकत्र हो गए। वे सभी शांतिपूर्वक अपनी जगह बैठे इंतजार कर रहे थे, जबकि सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और रात ने आकाश को ढक लिया था। सभी को निर्देश दिया गया था कि वे अपने घरों की हर मोमबत्ती बुझा दें ताकि पूरा गांव पूरी तरह अंधेरे में डूब जाए। ये क्या हो रहा है? एक हॉबमैंकी बच्चे ने पूछा। शांत रहो बच्चा, हमारे बॉस ने कहा है कि वो हमें कुछ अद्भुत दिखाने वाले हैं, उसके माता पिता ने कहा। लेकिन फिर भी कुछ मैंकीज अंधेरे में इंतजार करते हुए थोड़ा बेचैन होने लगे। तभी मयंक की शांत और भरोसेमंद आवाज चौराहे में गूंजी, जिससे सभी के चेहरों पर उत्साह की चमक आ गई। आप सबका इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन यकीन मानिए, ये इसका पूरा हकदार है। अब बिना किसी देरी के मैं आपको वो परिणाम दिखाने जा रहा हूं जिस पर हम सब ने मिलकर मेहनत की है। कॉन्ग चालू करो। क्लिक की एक आवाज के साथ ही एक तेज रोशनी ने सभी हॉबमैंकीज को चौंका दिया।
वो छोटा हॉबमैंकी बच्चा आंखें बंद करके पीछे हट गया। उसे थोड़ी घबराहट हुई क्योंकि सूरज के डूबने के बाद इतनी तेज रोशनी की उसे उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर उसे चारों ओर से हैरानी और खुशियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। वाह, मैं यकीन नहीं कर सकता, कितना सुंदर है। निकोला, देखो इसे। बच्चा, जब उसने अपने माता पिता की भावुक आवाजें सुनी तो धीरे धीरे आंखें खोलीं, और जैसे ही उसकी आंखें रोशनी में ढलीं, वह उस दृश्य को देखकर दंग रह गया। पूरा गांव तारों से रोशन हो गया था। उसका मुंह खुला रह गया, इतना अद्भुत नज़ारा उसने कभी नहीं देखा था। मयंक ने निर्देश दिया था कि छोटे छोटे बल्बों को तारों में जोड़कर हर घर के चारों ओर लपेटा जाए, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिछले जीवन में क्रिसमस लाइट्स लगाई जाती थीं। इससे पूरा गांव ऐसा लग रहा था मानो रात के आसमान से तारे नीचे उतर आए हों। अब गांव के सभी लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजली के इस्तेमाल के आदी हो गए थे। अब जब उनके पास यह नया पावर सोर्स था तो उन्हें पूरे गांव की पानी की टंकी में हाथ से पानी नहीं भरना पड़ता था। अब सब कुछ इलेक्ट्रिक पंप से चलता था, जो प्लम्बिंग सिस्टम को पानी सप्लाई करता, और जब भी पानी इस्तेमाल होता तो वह अपने आप उसे भर देता। वह पानी जो कभी उनकी जिंदगी में दुर्लभ था, अब इतनी मात्रा में था कि गांव के बीचों बीच एक बड़ा फव्वारा बना दिया गया था, जो लगातार चल रहा था और हॉबमैंकीज का मनोरंजन कर रहा था। लोलो ने एक शांत मुस्कान के साथ देखा कि बच्चे उस फव्वारे में खेल रहे थे, पानी में भीग रहे थे और हंसी में डूबे हुए थे। मयंक की वजह से अब बच्चों को वो दुख नहीं झेलने पड़ते थे जो उन्होंने अपने बचपन में झेले थे। अब उनके पास भरपूर पानी था, इतना कि वे रोज नहाने का सुख भी ले सकते थे। लोलो ने एक गहरी सांस ली और पार्च्ड लैंड्स के क्षितिज की ओर देखा। उसके सीने में गुनाह का एहसास उठने लगा। यहां वो आराम से जीवन जी रहा था, जबकि अब भी बहुत से पीले मैंकी वहां रेगिस्तान में बिना एक बूंद पानी के तड़प रहे होंगे। उसने मन ही मन दुआ की कि वे भी जल्द ही इस स्वर्ग तक पहुंच जाएं और मयंक के आशीर्वाद से उन्हें भी यह जीवन मिल सके। कहीं दूर उस रेगिस्तान में, जहां तक नजरों से सिर्फ सूखी जमीन और गर्म हवा दिखती थी, एक पीला मैंकी सूखी मिट्टी पर लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसका शरीर कुपोषण से कमजोर हो चुका था और उसकी त्वचा सूखेपन से झड़ रही थी। उसे अपने गांव से निकले कई दिन हो चुके थे। वह एक दंतक था, जैसे नखलिस्तान की तलाश में आया था, एक ऐसी जगह जहां जीवन और पानी दोनों हों। लेकिन जल्दी ही उसे पता चला कि यह सब बस एक झूठा सपना था। वहां बाहर सिर्फ हड्डियां थीं, उन मैंकी की जो कभी इसी भ्रम में बाहर निकले थे। वह अब हार मान चुका था। वह सोचने लगा कि वापस अपने गांव लौट जाना ही बेहतर होगा। लेकिन तभी उसे दूर कुछ दिखाई दिया। तेज धूप ने सब कुछ धुंधला कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने देखा कि कुछ प्राणी रेगिस्तान में चलते नजर आ रहे हैं। वह पास गया और तब उसे एक नई प्रजाति दिखी, जिनके शरीर पर का फर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वो सोचता कि शायद ये भी उसी की तरह मंकी हैं, लेकिन उनके सीधे खड़े शरीर और मानव जैसे चेहरे साफ बता रहे थे कि ये कुछ और थे। ये उससे ज्यादा शक्तिशाली थे। इतना ही नहीं, ये लोग बिल्कुल तनाव मुक्त लग रहे थे। हालांकि उनके शरीर पर अजीब से कपड़े थे जो उन्हें पूरी तरह ढौंक रहे थे, लेकिन फिर भी उनमें से किसी के माथे पर पसीना तक नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे ये लोग तपते रेगिस्तान में नहीं, बल्कि किसी बाग में सुबह की सैर कर रहे हों, जहां पीला मैंकी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये प्राणी हौसी मजाक में मस्त थे। तभी उस मैंकी ने देखा कि उनमें से एक प्राणी ने अपनी जेब से एक बोतल निकाली। स्लॉश! इतनी दूरी से भी वह मैंकी उस आवाज को पहचान गया। वो पानी था। उस प्राणी ने बोतल मुंह से लगाई और जी भरकर पानी पिया। वो मैंकी प्यास से सूखे गले के साथ उसे घूरता रहा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह मैंकी के लिए अविश्वसनीय था। उस प्राणी ने बचा हुआ पानी अपने ऊपर उड़ेल दिया, जैसे यह कोई बेकार चीज हो। पानी उसके चेहरे से होकर जमीन पर गिर गया। बिना किसी अफसोस के मैंकी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। अगर उसका गला इतना सूखा न होता तो वो जरूर चिल्ला उठता। यहां तक कि अगर वह खुद प्यासा न भी होता
तब भी वह चाहता कि यह पानी दूसरे साथियों के लिए बचाया जाता। लेकिन जैसे ही वह यह सोच रहा था, बाकी प्राणियों ने भी अपनी अपनी बोतलें निकालीं और उन्होंने भी अपने ऊपर पानी उड़ेलना शुरू कर दिया, धूप से बचने के लिए। आखिरकार उस मांकी ने हिम्मत जुटाई और उन प्राणियों की ओर बढ़ा। दयालु प्राणियों, कृपा करके मुझे थोड़ा पानी दे दीजिए। मैंकी ने जमीन पर सिर झुकाते हुए गुहार लगाई। सारे हॉब मैंकी उसकी हालत देखकर सहम गए। मैं पानी के लिए गुलाम बनने को भी तैयार हूं, कृपया। उसके कुछ और कहने से पहले ही उसने अपने सिर पर एक ठंडी बूंद की अनुभूति महसूस की। उसने ऊपर देखा और पाया कि उसकी पेशानी के पास एक लकड़ी की बोतल रखी हुई थी। तुम ठीक नहीं लग रहे हो। लो, जितना पानी चाहिए पी लो, हॉब मैंकी ने कहा। मैंकी ने बोतल को सावधानी से थामा और पहला घूंट भरा। वो सच में पानी था और इन प्राणियों ने उसे बिना किसी शर्त के दे दिया था। मैंकी ने एक ही बार में खुद को पानी से भर लिया। उसने आखिरी बूंद तक नहीं छोड़ी और सारी बोतल खाली कर दी। फिर एक गहरी सांस के साथ चैन की भावना उसके चेहरे पर आ गई। हाँ, मांकी जमीन पर लेट गया, पूरी तरह तृप्त। दयालु प्राणियों, मैं आपका आभारी हूं। हॉब मैंकीज ने कंधे उचका दिए। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने मयांक से ही ये इशारा सीखा हो कि इसका मतलब होता है, कोई बात नहीं, मैं अपने प्राण देने को भी तैयार हूं, अगर आप जैसे महान प्राणियों की सेवा कर सकूं, मैंकी बोला। लेकिन हॉब मैंकीज ने सिर हिला दिया। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास इतना पानी है कि हम बांट सकते हैं। यह सुनते ही मैंकी को एक ही बात समझ में आई, इन लोगों ने रेगिस्तान के बीचों बीच वो दैवी नखलिस्तान खोज निकाला है। अगर वो अपने गांव को इस जगह तक ले आए तो उनका गांव मौत से बच सकता था। कृपया बताइए, आप ये पानी कहां से लाते हैं? मुझे अपने गांव को बचाना है। कृपया बताइए, कहां है ओएसिस? मैंकी जानता था कि ये एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। आखिरकार अगर इन प्राणियों को सच में नखलिस्तान मिल गया था तो वो इसे किसी और से क्यों बांटते? वो तो शायद इसे अपने लिए ही छुपा कर रखते। फिर भी उसे कोशिश तो करनी ही थी। इसके जवाब में हॉब मैंकीज ने एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि उन्हें तो रेगिस्तान में सिर्फ चूना पत्थर ढूंढने भेजा गया था, फिर भी लोलो ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए थे, अगर कोई भटका हुआ मैंकी दिखे तो उसे गांव ले आना। हमें किसी नखलिस्तान का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, हमारे पास एक स्वर्ग जरूर है। ऐसा स्थान जहां पानी बारिश की तरह बहता है, खाना कभी खत्म नहीं होता और जहां रात को तारे जमीन पर उतर आते हैं। हम तुम्हें और तुम्हारे पूरे गांव को खुशी से आमंत्रित करते हैं। क्या तुम वो देखना चाहोगे? F-35 बढ़ती आबादी, एक पूरा गांव, करीब 20 मंकीज कारेत के तपते रेगिस्तान को पार करता हुआ उस रहस्यमयी स्वर्ग की ओर बढ़ा जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ कहानियां सुनी थीं। कोई भी समझदार जीव इस बात पर यकीन नहीं करता कि ऐसा कोई स्वर्ग सच में मौजूद हो सकता है। उन्हें बताया गया था कि वहां रोज भरपूर पानी पीने को मिलेगा, वहां रहने पर किसी को रात में भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन सभी सुविधाओं के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। बस आपको अपने हुनर से गांव की सेवा करनी होगी। ये समूह शायद इस पर यकीन नहीं करता। अगर वो इतने ज्यादा मजबूर ना होते, उनके गांव का सारा पानी खत्म हो चुका था और बारिश होने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। अगर वो ये मौका नहीं लेते तो प्यास से मर जाना तय था। लेकिन जब वे उस स्वर्ग तक पहुंचे तो उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि उनका फैसला सही था। उन्होंने देखा कि हॉब मैंकीज अब भी पुराने नाम उपयोग में हैं। दोपहर के चिलचिलाते सूरज में भी निर्माण कार्य, खेती और कई अन्य जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जहां बाकी मंकीज सूरज की तेज धूप में काम करने से बचते थे, वहां ये हॉब मैंकीज बिना किसी परेशानी के दिन के बीचों बीच काम कर रहे थे, क्योंकि उनके पास हर घर की दीवार पर लगे अजीब से धातु के यंत्र से बस एक लीवर घुमा देने भर से पानी उपलब्ध था। तो आप लोग नए मंकीज हैं।
स्वागत है आपका। लोलो पुराना नाम ने मुस्कुराते हुए नए समूह का स्वागत किया। लोलो ने उन्हें पूरे गांव की सैर करवाई। उन्हें भरपेट खाना और पानी दिया गया, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज बिजली का जादू। हर घर में बल्ब लगे थे जो रात में आसमान की तरह चमकते थे। ऐसा लगता था जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। थोड़ी ही देर में वो सारे मंकीज जमीन पर सिर झुकाकर लोलो से विनती करने लगे कि उन्हें भी इस स्वर्ग का हिस्सा बना लिया जाए। वे इतने लाचार थे कि इस जगह के पास सोने को भी तैयार थे, बस एक घूंट पानी की उम्मीद में। लोलो ने उन्हें समझाया कि इस गांव में बसने के लिए किसी कीमत या शर्त की जरूरत नहीं है। अगर आप इस गांव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको हमारे बॉस से मिलना होगा, वही जिन्होंने इस स्वर्ग की नींव रखी है। वही आपकी छुपी हुई प्रतिभाओं को जगाएंगे ताकि आप गांव की तरक्की में हाथ बौंटा सकें। मयंक ने नए मंकीज को हॉब मंकीज में बदलते हुए उनमें छुपे हुनर को जागृत किया। जैसा कि उम्मीद थी, सभी में किसी न किसी तरह का उत्पादन कौशल मौजूद था। लोलो की मदद से उन्हें उनके हुनर के मुताबिक काम दे दिए गए। कुछ कॉन्ग पुराना नाम के पास इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग में लग गए, कुछ कपड़ा बुनने वाली टीम से जुड़ गए ताकि गांव भर के लिए वस्त्र तैयार किए जा सकें। और अच्छी बात यह रही कि कुछ में पशुपालन का हुनर था, जिससे अब गांव को खाने के लिए दूध और अन्य संसाधन भी मिलने लगे। अब गांव की जनसंख्या 3 अंकों को पार कर चुकी थी और हर सप्ताह नए लोग इसमें जुड़ते जा रहे थे। ये पहला मौका नहीं था जब मंकीज का कोई समूह यहां पहुंचा हो। हॉब मंकीज द्वारा की गई खोज और पैदल यात्राओं से कई और जनजातियां इस गांव का हिस्सा बनी। इसका मतलब था कि घर बनाना एक ऐसा कार्य बन गया जो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। कॉन्ग दिन रात व्यस्त रहते थे। हालांकि अब कई और इंजीनियर हॉब मंकीज मिल गए थे, फिर भी ये प्रोजेक्ट किसी चुनौती से कम नहीं था। गांव में जब लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ गई। शुक्र है कि मंकीज अब भी रेगिस्तान में तेल की खोज में जुटे थे, जिसे वे स्टीम टरबाइन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। मयंक को 5 और वाहन बनाने पड़े ताकि रेगिस्तान से खनिज और संसाधन इकट्ठा करने का काम आसान हो सके। 2 वाहन तेल इकट्ठा करने में लगे, 2 चूना पत्थर लाने में और बाकी 2 नए जनजातियों को गांव लाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। इस वजह से अब कंक्रीट बनाने का काम काफी आसान हो गया था। अब लगभग पूरे गांव में पक्की फर्श बन चुकी थी, सिवाय उन नए घरों के जो नए विकसित हुए हॉब मंकीज के लिए बन रहे थे। मयंक ने कॉन्ग को एक कंक्रीट फैक्ट्री बनाने का कार्य सौंपा था और वह भी लगभग पूरी होने वाली थी। वह दिन दूर नहीं था जब मयंक अपने रिबॉर्न ब्रांड के तहत कंक्रीट को एक उत्पाद की तरह बेच पाएगा। जरूर इस अजीब से निर्माण सामग्री के प्रचार के लिए उसे कुछ सोचना पड़ेगा, मगर वो चिंता किसी और दिन के लिए टाल दी गई। मयंक ने सोचा था कि इस अंतिम मंकी को विकसित करने के बाद वह थोड़ा विश्राम करेगा, मगर जब उसने इस मंकी का कौशल देखा तो उसकी सोच बदल गई। यह कोई क्लास टैलेंट नहीं था, मगर जो स्किल उसने पाई थी वो मयंक को एक शानदार विचार दे गई। उसने तुरंत उस मंकी का टैलेंट जागृत किया और उससे एक विनती की, मुझे चाहिए कि तुम अपनी स्किल का इस्तेमाल करके वो खास सामग्री खोजो। मयंक ने कहा, जैसा आदेश। हॉब मंकी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। लोलो की मदद से वह हॉब मंकी तुरंत निकल पड़ा। उसके साथ कुछ और मंकीज भी थे जो रेगिस्तान में उस बेशकीमती चीज की तलाश में निकल गए। एक दिन बाद वह हॉब मंकी मयंक के निवास पर लौटा और उसके सामने एक अजीब सा पीला क्रिस्टल जैसा पत्थर रखा। मयंक ने मुस्कुराते हुए उस पत्थर को अपने हाथों में लिया। हालांकि उसमें से सड़े अंडों जैसी गंध आ रही थी, लेकिन सिर्फ मयंक ही था जो जानता था कि यह वास्तव में कितना कीमती है। यह था गंधक, सुल्फुरूस के अगले प्रयोग के लिए बेहद जरूरी एक तत्व। तुम जान रहे हो मैं क्या सोच रहा हूं, है ना चैट? मैंने वो फार्मूला तुम्हारे दिमाग में अपलोड कर दिया है। उसका निजी एआई सहायक बोला। अब उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी, एक अद्भुत चीज बनाने के लिए। और यह बनने वाली चीज उसकी मां के जन्मदिन के लिए एक परफेक्ट तोहफा होगी। लिलिया खिड़की से बाहर देखते हुए एक गहरी सांस लेती है। वैंडरबिल्ट हवेली की खामोशी उसे और भी अकेला महसूस करा रही थी।
मयंक को गए कुछ महीने हो चुके थे, लेकिन पहले दिन से ही उसका दिल खाली लग रहा था। उदासी से बचने के लिए वो अपने बिस्तर से उठी और हवेली में इधर उधर टहलने लगी। हर कोना उसे मयंक की याद दिला रहा था। जब वो किचन हाउस पहुंची तो देखा कि नौकरानियां मयंक द्वारा बनाए गए नल से बर्तन धो रही थीं। बाहर गई तो देखा कि सेबास्टियन और दूसरे नौकर ब्रेक के समय शतरंज खेल रहे थे, मगर उस गोल मेज के बीच की कुर्सी खाली थी, वो कुर्सी जहां मयंक बैठा करता था। फिर वह पीछे के बगीचे में गई जहां ट्रेनिंग यार्ड था। यहाँ रोज सुबह वह मयंक के साथ जादू की प्रैक्टिस किया करती थी। अब भले ही उसे सिखाने को कुछ न बचा हो, मयंक हर बार पूरे ध्यान से उसकी बातें सुनता था। उसने गर्म पानी के झरनों की ओर देखा जहां से उठती भाप की लहरें उसे मयंक के साथ बिताए नहाने के वक्त की याद दिला रही थीं। वो हमेशा महिलाओं वाले हिस्से में जाने से झिझकता था, लेकिन अंत में मां की जिद के आगे हार मान जाता। बिल्कुल भी मन नहीं था नहाने का, तो वो वापस अपने कमरे में गई और बिस्तर पर लेट गई। शायद उसे मयंक की सबसे ज्यादा याद उन अनोखी कहानियों के लिए आ रही थी जो वो हर रात सोने से पहले सुनाया करता था। मयंक हमेशा एक समानांतर दुनिया की बात करता था, जहां जादू नहीं था, लोग सिर्फ तकनीक पर निर्भर रहते थे। और हैरानी की बात यह थी कि बिना जादू वाली वो दुनिया उसे जादू से भी ज्यादा रोमांचक लगती थी। वहां तात नहीं, कल्पना शक्ति, क्रिएटिविटी सबसे बड़ी शक्ति थी। वहां लोग गायक, नर्तक और कलाकारों को भगवान मानते थे। उसने कहा था कि अगर लिलिया उस दुनिया में जन्मी होती तो वह जरूर एक मशहूर अभिनेत्री या आइडल बनती। मयंक ने उसे उन त्योहारों के बारे में भी बताया था जहां प्रेमियों का दिन, आज़ादी का दिन, भगवान का जन्मदिन और नए साल की शुरुआत मनाई जाती थी। उन खास दिनों पर आसमान में रोशनी से भरे फूलों की बारिश होती थी, फायरवर्क्स। लिलिया की कल्पना उन चमकते फूलों की तस्वीरों में खो गई। क्या उसके जन्मदिन पर भी वो फूल खिल सकते थे? वो खुद पर हंसी। मयंक की कहानियां तो जैसे जादू से भी ज्यादा कमाल की होती हैं। हाँ, मयंक की कितनी याद आ रही है, काश कल वो यहां होता। ये शब्द उसने अपने आप से कहे थे। मगर तभी, मैं जरूर आऊंगा मां, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मयंक की आवाज आई। ठीक उसके पीछे से लिलिया चौंक कर बिस्तर से उछल पड़ी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सामने मयंक था। हकीकत में वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसका चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसकी उंगलियां मयंक के गालों को छूती हैं, उसे उसका गर्माहट भरा स्पर्श महसूस होता है। ये सपना नहीं था, मयंक सच में वापस आ गया था। वो उसके गले से लिपट गई, जैसे महीनों की तड़प एक ही पल में निकल पड़ी हो। ओ मम्मी, सांस नहीं ले पा रहा हूं। मगर वो नहीं रुकी। जब दिल भर गया तो वो पीछे हटकर उसकी दोनों बाहें पकड़ती है। मुझे पता था तुम मेरा बर्थडे नहीं भूलोगे। मयंक मुस्कुराते हुए अपनी नाक खुजलाता है। कैसे भूल सकता हूं मां, इतनी दूर कैसे आए? गाड़ियों से कई दिन लगते होंगे। मयंक ने गला साफ किया। उससे पहले, मां, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। ये है तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। मयंक अपनी मां को मास्टर बेडरूम की बालकनी पर ले गया, जो पूरे एस्टेट और उसके चारों तरफ फैले जंगलों पर नजर डालती थी। सूरज को डूबे हुए कई घंटे हो चुके थे और आसमान पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि पूरा वैंडरबिल्ट एस्टेट भी अंधेरे में डूबा हुआ था। जो लालटेनें हर रात तेल से जलती थीं, वे सब बंद थीं। क्या बेरेता ने आज बत्तियां जलाना भूल गई? लिलिया ने नीचे बगीचे की ओर देखते हुए कहा। नहीं मां, मैंने ही उससे कहा था कि आज रात सारी बत्तियां बुझा दे। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या दिखाने वाले हो? लिलिया ने थोड़ा शक के साथ पूछा। मयंक ने ऊपर आसमान की ओर इशारा किया और कहा, बस वहीं नजर बनाए रखना मां। लिलिया ने वैसा ही किया और उसने मयंक को खुद से धीरे धीरे गिनती करते सुना। स आर ई ठ। अचानक जंगल के अंधेरे से एक जलती हुई लकीर आकाश की ओर उड़ती हुई गई, और जैसे ही वह सबसे ऊंचाई तक पहुंची, वह जलती लकीर एक विस्फोट के साथ
एक शानदार लाल रंग के फूल में बदल गई। आकाश में एक चमकदार पटाखा। लीलिया की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ ही पल बाद और भी रंगीन लकीरें ऊपर जाने लगीं और एक एक करके आकाश रंगीन फूलों से भर गया। यह एक शानदार फायरवर्क शो था। पार्चलैंड्स में सल्फर खोजने के बाद मयंक ने आखिरकार गन पाउडर बना लिया था। बस कुछ और सामग्रियों के साथ उसने फुलझड़ियों और पटाखों का निर्माण किया। मां के लिए एक तोहफा। लिलिया की आंखों में आंसू आ गए। यह तो उसकी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत था। उसने मयंक के माथे को चूमा और मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू बेटा, मुझे बहुत पसंद आया। और फिर मां बेटा दोनों उस पूरी रात बिना किसी शब्द के बस एक दूसरे के साथ वो फायरवर्क शो देखते रहे। लेकिन रुको एक मिनट मयंक, लिलिया ने कहा, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम अचानक यहां कैसे पहुंच गए। मयंक ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ सिर खुजलाया। अरे, मेरी एक क्लोन शैडो थी जो मयंक 2 के साथ जुड़ी हुई थी। उसी को हटाकर मैं यहां तुरंत आ गया। कूल है ना मॉम? लिलिया चुप रही। मां, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम ये पूरा समय यहां आ सकते थे लेकिन फिर भी नहीं आए? लिलिया ने हल्की आवाज में कहा। उसका चेहरा अब उसके सुनहरे बालों के पीछे छुपा हुआ था। मयंक धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसे एक एक्सक्यूज चाहिए था। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। गलत जवाब। मकान के अंदर का हंगामा बाहर के पटाखों की आवाज से छुप गया। सजा? अब मयंक को हफ्ते में कम से कम 3 बार आकर अपनी मां को उस सपनों वाली पैरेलल वर्ल्ड की कहानियां सुनानी होंगी जैसे वो पहले सुनाता था।